जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ईद करीब है। लेक्चर 42 कैफ 6। अच्छा भाई, एम्प्लॉय शेयर स्कीम को अपने अंदर बिठाना है हमने। रगो पै में नहीं बसाना, इतना भी जज्बाती नहीं होना। ये सिनेरियोस रिवाइज किए थे? मुझे नहीं लगता आपने किए होंगे। ये सिनेरियोस क्या थे? ये सिनेरियोस जरा पॉज करना, मैं वो सही वाली फाइल खोल लूं। जी, तो भाई वो सिनेरियोस मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने रिवाइज किए थे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं मेरे भाई? ओहो, ये तो दोबारा उधर ही आ गया। हाँ जी, राइट खरीदा कागज का टुकड़ा और राइट बेच दिया, तो ए माइनस बी सैलरी में चला जाएगा। पॉसिबिलिटी टू क्या थी? 2012 में राइट खरीदा, 13 में राइट एक्सरसाइज करके शेयर खरीदे और कंपनी का मालिक बन गया, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर के बेचने पे, फौरन सैलरी निकालें। हाँ, कल कल आपको एक दो साल बाद जब आप जाके शेयर बेच दें तो शेयर बेचने पे जो गेन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। कॉस्ट इज सम ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट एंड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपकी कैपिटल गेन इनकम होगी। फ्लाइंग एरो मैंने कहा था कल समझाऊंगा, वो कल आज आ गया। फ्लाइंग एरो का मतलब है कि आपका होल्डिंग पीरियड कितना है, नीचे लिखा हुआ है मैंने नोट में। फ्लाइंग एरो का मतलब है आपका होल्डिंग पीरियड कितना है। होल्डिंग पीरियड कहां से गिनेंगे? जब कागज का टुकड़ा खरीदा या जब आपने शेयर खरीदे? जब शेयर खरीदे तब से होल्डिंग पीरियड गिनना शुरू करेंगे। तो नीचे लिखा हुआ है मैंने, फ्लाइंग एरो रिप्रेजेंट्स होल्डिंग पीरियड फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 1। सही है, चलें आगे गिने। पॉइंट सिनेरियो 3, सॉरी। कागज का टुकड़ा खरीदा, परचेज राइट। 13 में शेयर खरीदे, शेयर खरीदे लेकिन रिस्ट्रिक्शन वाले, तो फिलहाल सैलरी में आप कुछ ऐड ना करें क्योंकि शेयर्स पे क्या लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन। इस फॉर्मूले को ड्रैग करके यहां ले आए जब तक रिस्ट्रिक्शन रिलीज ना हो जाए। रिस्ट्रिक्शन रिलीज जब हो जाए तो इस दिन के फेयर वैल्यू को बुनियाद बना के आप जो है सैलरी कैलकुलेट करें, और उसके बाद कल को जब भी आप जाके शेयर बेचेंगे तो शेयर बेचने का फॉर्मूला होता है, तो वो उसी तरह होगा, कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट इनकम सैलरी। अच्छा एक चीज बताओ यार, होल्डिंग पीरियड कब से गिनेंगे? जब से शेयर खरीदे थे, जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई थी। इसमें बच्चे कहते हैं जब से रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई थी। मैं कहता क्यों यार, शेयर आपके हैं, ठीक है, अंदर की जेब में है, कोई मसला नहीं। जब से शेयर खरीदे थे तब से लेके आपने होल्डिंग पीरियड गिना है, क्योंकि आपको पता है अगर होल्डिंग पीरियड एक साल से ज्यादा हो गया तो गेन 75% से मल्टीप्लाई होता है। तो होल्डिंग पीरियड फिर फ्लाइंग एरो की बुनियाद पर गिनेंगे। तो कहां से गिनना शुरू करना है? जब शेयर आ जाए, जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो तब से नहीं। और आखिरी सिनेरियो तो यार बड़ा आसान सा था, बुरे बच्चे वाला। शेयर आपने कागज का टुकड़ा खरीदा, फिर आपने शेयर खरीदे, तो लेकिन उन पर रिस्ट्रिक्शन थी, रिस्ट्रिक्शन रिलीज बहुत लेट होनी थी, आपने इससे पहले ही बेच दी। ये बेचना सैलरी में जाएगा, लेकिन फिर रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने पे कुछ नहीं रिकॉर्ड करना। फ्लाइंग एरो रिप्रेजेंट होल्डिंग पीरियड फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एम्प्लॉयर फर्स्ट गिव द राइट। एक बार याद रखना, ये जरूरी नहीं होता एम्प्लॉयर राइट देके शेयर दे। कई दफा एम्प्लॉयर बुलाते हैं एम्प्लॉय को, यार ये शेयर खरीद लो। एम्प्लॉय कहते हैं सर ये पैसे शेयर दे दें। तो प्री रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होती, कुछ बच्चे डायरेक्ट आके रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एम्प्लॉयर फर्स्ट गिव राइट, एन एम्प्लॉय मे डायरेक्टली परचेज शेयर्स। एक्सरसाइज प्राइस एक लफ्ज आपको बताया था, मींस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर। ये कॉस्ट ऑफ शेयर होती है, एक्सरसाइज प्राइस, कॉस्ट ऑफ शेयर। एक और आपको चीज बताई थी, वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज ऑलवेज टू बी इग्नोर्ड इन क्वेश्चन। ये क्या था वैल्यू ऑफ ऑप्शन? कागज के टुकड़े की कीमत आपने हमेशा इग्नोर करनी है। हाँ, अगर कागज का टुकड़ा आप बेच दें फिर वो सफे के टॉप पे पहला सिनेरियो है, वो और बात है। लेकिन अगर खाली कागज के टुकड़े की फेयर वैल्यू या कीमत दे दे फिर आप इग्नोर कर दें। ट्राई करें यार एक सवाल, चैप्टर 19 निकालो। चैप्टर 19 कहां से मिलेगा? ये इसमें ना सर्च करो मिसेस असलम। आप कैसे सर्च करोगे? आके मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन 17 इसमें
आपकी बुक का होगा पेज 373। Mrs. Aslam was employed with Sahal Limited as a marketing manager. On 30 June 17 she resigned from her employment with SL. SL से इसने अपनी नौकरी छोड़ दी। ठीक है यार, छोड़ दी होगी। On 1 जुलाई 17 she joined Hassan Pakistan Limited, a quoted company. Quoted company क्या होती है? Listed in stock exchange. Listed in stock exchange. पुराने एम्प्लॉयर का नाम बताओ। सहाल लिमिटेड, सहल लिमिटेड, जो भी है। नए एम्प्लॉयर का नाम बताओ। ये हसन पाकिस्तान लिमिटेड क्या है? लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज है। अब आ जाओ पॉइंट 3 में, बस इतना सा काफी था पढ़ना। पॉइंट 3 में, अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम असलम वाज, मिसेज असलम, असलम की बीवी, वाज अवॉर्डेड 5000 शेयर्स इन एचपीएल। वो जो हमारा नया एम्प्लॉयर है। रुक जाओ आगे, इतनी लाइन पढ़ के बताओ कॉस्ट ऑफ शेयर। कितने पैसे असलम की बीवी ने अपनी जेब से निकाल के दिए शेयर खरीदने के लिए? वॉज अवॉर्डेड, शेयर मिल गए हैं उसको, मालिक बन गई है कंपनी की, लेकिन मुफ्त में मिले हैं, अवार्ड दिया गया उसे। सुना कभी अवार्ड दिया मैंने, फलां बंदे ने फलां को अवार्ड दिया। अवार्ड क्या होता है? तोहफा। मिसेज असलम वॉज अवॉर्डेड 5000 शेयर्स इन एचपीएल। अच्छा मुझे बताओ, राइट खरीदे या शेयर ही मिल गए हैं? शेयर तो बैग में पड़े, मैं आप देखो जरा। शेयर्स मैंने आपको कहा था, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको संभालने को कहा था। वो शेयर जिसपे मोहर लगी हुई थी, मैं अपने बैग में तो नहीं लेके गया था। चलो मुझे तो नहीं मिल रही। अच्छा, वो शेयर जिन पे मोहर लगी हुई थी, शेयर ही मिल गए हैं। वो प्री रजिस्ट्रेशन वाला टुकड़ा नहीं मिला। मिसेज असलम वाज गिवन 5000 शेयर्स इन एचपीएल ऑन 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 को इसको 5000 शेयर मिल गए हैं। 1 जनवरी 2018 को। नोट नहीं करना। ये 30/18, ये बनेगा 1 जुलाई 17, ये 1 जनवरी 18, मिड बनेगा ना 1 जनवरी 18। इवेंट का नाम बताओ। रिसीव्ड शेयर्स। मालिक बन गई है ये कंपनी की, ये मालिक बन गई है कंपनी की। रिसीव्ड शेयर्स। परचेज शेयर्स मैं नहीं लिखना, लिखना तो परचेज शेयर्स लिख दो, जो भी है। रिसीव्ड शेयर्स। असलम वाज, मिस्टर असलम वाज अवॉर्डेड 5000 शेयर्स इन एचपीएल 1 जनवरी 2018। तो इधर आपने लिख लिया अवॉर्डेड का मतलब कॉस्ट ऑफ शेयर इज 0। राइट तो है ही नहीं, प्री रजिस्ट्रेशन का तो जिक्र ही नहीं। कॉस्ट ऑफ शेयर इज 0। अच्छा यार, अंडर द स्कीम शी वाज नॉट अलाउड टू सेल द शेयर्स अप टू 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 तक वो शेयर्स को नहीं बेच सकती। भाई अब जनवरी का महीना, फरवरी का और मार्च का, ये शेयर्स मोहतरम अंदर की जेब में रखने पड़ेंगे हमें। ये शेयर्स हमें छुपा के रखने पड़ेंगे 3 महीने। वो शेयर का एक मिसरा बताओ, शेयर का एक मिसरा। खुद ही को कर बुलंद इतना नहीं, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। ऊंची जी बोलो, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। बस ये पूरा हो गया शेयर हमारा। वो शेयर ही क्या जो। तो जनवरी फरवरी मार्च में इन शेयर्स को छुपा छुपा के रखना है, क्योंकि इन पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो रिसीव्ड शेयर्स या परचेज शेयर्स बाय पेइंग ₹0 विद रिस्ट्रिक्शन। क्या करें फिर? अभी तो सैलरी में ऐड कर दें, या सैलरी में ऐड करने वाले फॉर्मूले को धकेल दें थोड़ा आगे? धकेल दें थोड़ा आगे। इधर ही मैंने लिखना था, लेकिन थोड़ी सी जगह खुला खुला करके मैंने नोट किया। 1 जनवरी 18 को। अच्छा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने गुजरेंगे। 31 मार्च 18 को रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाएगी। देखते हैं भाई ये अच्छी बच्ची है या बुरी बच्ची है। रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले बेच रही है या बाद में? चलिए ये देख लेना। तो 31 मार्च 18 को रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाएगी। अंडर द स्कीम शी वाज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर, शी सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन 1 मई 18। अच्छी बच्ची है। 1 मई 18 को इसने सारे शेयर बेच दिए। शेयर्स सोल्ड। आप बताओ यार, इसने रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद शेयर बेचे हैं, तो वो हमारा सिनेरियो कौन सा बन रही है? 4 सिनेरियोस हमने समरी बनाई थी ना, सिनेरियोस। सिनेरियो 3 जरा देखो। राइट खरीदे बीवी ने, बाजी ने राइट खरीदा था? नहीं, राइट वाली कोई जिक्र नहीं है सवाल में। प्री रजिस्ट्रेशन इसको कराने की जरूरत नहीं पड़ी थी। शेयर परचेज किए हैं, हाँ, ₹0 पे करके शेयर। रिस्ट्रिक्शन वाले अभी कुछ ना करें। सिनेरियो 3, यही 4 सिनेरियोज हैं पेपर में, सभी को अच्छी तरह करना था यार। रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी,
अब सैलरी निकालेंगे और फिर जब ये शेयर बेचेगी असलम की बीवी तब हम कैपिटल गेन निकालेंगे। सिनेरियो 3 बनता है। हमने हमारी जो समरी है, समरी वाला पेज कौन से पेज 100 तो 101 है। वन 101 में कौन सा सिनेरियो बन रही है? सिनेरियो 3। इसी बंद करो। हाँ जी भाई, रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई है यार, क्या करें? फॉरेन गेन निकालें किस साइड में? इनकम फ्रॉम सैलरी में। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स। शेयर इसको मुफ्त में मिले हैं, अवार्ड हुए हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। फॉर्मूला तो पूरा लिख लेते हैं ना। पढ़ो। Under the scheme, she was not allowed to sell the shares up to 31 March. She sold all the shares. Sold छोड़ो अभी। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स यकम जनवरी की भी दी हुई है, 31 मार्च की भी दी हुई है। कौन सी लें? यकम जनवरी वाली लें या 31 मार्च वाली लें? क्या है? 5000 क्वांटिटी पहले लिखने के बाद डालो रुपीज। क्या जवाब आया? 1,40,000। कॉस्ट ऑफ शेयर यार मैं क्या कहूं, बच्चों की अजमत को सलाम। बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, कोई इक्का दुक्का बच्चा उधर से बैठे हुए बोलता है सर कॉस्ट ऑफ शेयर 20 रुपए है। और यार पागल बना रहे हो तुम यार, कॉस्ट ऑफ शेयर 20 रुपए कैसे हो सकता है? यकम जनवरी को उसको शेयर मिले हैं, वो पागल है फेयर वैल्यू के खरीदे एम्प्लॉयर से, ऊपर से उन पर रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है। वो पागल है, उसने शेयर्स को फेयर वैल्यू पे खरीद के एम्प्लॉयर से क्या करना है? फिर बाजार से जाके खरीद ले। फिर ऐसी एम्प्लॉय शेयर स्कीम है। ओ भाई एम्प्लॉय शेयर स्कीम में शेयर फेयर वैल्यू पे खरीदे नहीं जाते, ये फेयर वैल्यू इग्नोर करने के लिए उसने दी हुई है 20 रुपए। वो बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, वो कहते हैं सर इसमें शेयर इसको मिले हैं यकम जनवरी 18 को, तो उसने फेयर वैल्यू 20 रुपए थी, तो सर इसने फेयर वैल्यू, इसने कॉस्ट ऑफ शेयर तो दी नहीं। ऐसा सवाल आपने क्लास में भी नहीं कराया था, कॉस्ट ऑफ शेयर तो सवालों में दी होती थी, तो अब नहीं दी हुई तो फिर यही कॉस्ट ऑफ शेयर होगी। वो पागल है असलम की बीवी, पागल है असलम की बीवी। मुंह हिला रहे, हाँ पागल है, याद होगी यार। वो पागल है, फेयर वैल्यू पे खरीदेगी। माशाल्लाह अकलमंद है। वो क्यों फेयर वैल्यू पे खरीदेगी? वो क्यों फेयर वैल्यू पे खरीदेगी यार? अच्छा, तो यकम जनवरी 2018 को मोहतरम ये उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है शेयर्स की, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ शेयर नहीं है। इज इट अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर? नो नो, ये पता है वो वाला 20 है जो हम यहां लिखते थे और काट देते थे। 28 को टिक करना है, 20 को इग्नोर करना है। कॉस्ट ऑफ शेयर एज द शेयर्स आर अवॉर्डेड सो देयर इज नो कॉस्ट ऑफ शेयर, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ राइट। जी क्या आ गया? 1,40,000। हो इनकम चले निकले। चलें जी आगे चलें। यहां पे उसकी जेब में क्या थे? कुछ भी नहीं। एक्सेलेंट। यहां उसकी जेब में क्या थे? शेयर्स। बट शेयर्स को छुपा के रखा हुआ था, इतना अच्छा शेयर्स छुपा के रखे। अब शेयर्स हम इधर वाली जेब में डालेंगे और शेयर दिखाते फिरेंगे, ये देखो सील नजर आ रही है आपको शेयर्स की, वही मोहर जो लगी होती है। आप शेयर्स को हम दिखाते फिरेंगे। यहां पे कोई बंदा कहेगा यार ये जेब के अंदर आपने बड़े जबरदस्त शेयर रखे हैं, क्यों ना इनको बेच दे? तो हम उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है हमने बेच दिए। बेचे कितने की? जखम मेरे को बत्ती, घर में बत्ती आती है या चली जाती है? नहीं, ये दूसरा वाला 32 है, तो शेयर हमने बेच दिया। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सिक्योरिटीज मेरे भाई, सिक्योरिटीज, क्योंकि ये कोटेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो वो पब्लिक कंपनी बनती है, तो वो सिक्योरिटीज है। कैपिटल गेन सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक। इसमें ना टेन्योर की जरूरत नहीं थी, इसमें वो रेट्स डिफरेंट है। मुझे 75% करना होता है तो कैपिटल गेन में करना होता है वो, हाँ प्राइवेट कंपनी में। इसमें तो कोई नहीं होल्डिंग पीरियड वगैरह। कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस कॉस्ट, cost is A, B, C, whereas cost of share, B is cost of right, and C is income from salary. What is the cost of share? What is the cost of right? Or what is income from salary? Consideration received. Quantity पकड़ो, 5,000 into 32, 1,60,000। इसमें से माइनस करो, इज माई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और उस पर सिक्योरिटीज का टैक्स रेट 15% है, याद होगा आपको। अगर यकम जुलाई 16 के बाद खरीदी है तो टैक्स रेट इनका एक ही है। इसमें होल्डिंग पीरियड नहीं था, जो यकम जुलाई 16 के बाद खरीदे उनका रेट बस 15% है।
देखो यार जाके बुक में ये नोट हुआ है डब्बा इस तरह का कोई बना हुआ है, बुक के सोल्यूशन में जाके देखो, मेरे ख्याल से बनाया था मैंने इस दफा, इस वजह तो किताब में डाला है, बना हुआ है इस तरह का डब्बा डुब्बा नहीं बना हुआ? असलम वाले सवाल में कौन सा है क्वेश्चन बना हुआ यार, पेज कौन से? 403 पे जाके बच्चों डायग्राम कंपेयर करने बनाने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करो डायग्राम को, डेफिशिएंसी है मुझे बता दो। ये डायग्राम बुक में बनी हुई है, ठीक है? कोई डायग्राम में कमी, कोई विटामिन की कमी, कोई आयोडीन की कमी नहीं, ऐसे बनी हुई है। चलो जी, अब एक सवाल होमवर्क में कर लेना। यार एक बंदा था, क्या नाम था उसका, नाम से निकल गया, जमीर नाम था, जमीर अंसारी, क्वेश्चन 10। इसमें यार ये ट्राई करोगे, पॉइंट सी करके लाओगे कल, पॉइंट सी। जमीर हैड रिसीव्ड 15,000 शेयर्स अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। यार ये क्या है, ये सवाल वर्स्ट है। मिसेस असलम वाला सवाल अच्छा है, रिसीव्ड के आगे फिर उसने आगे ही हैड द ऑप्शन टू ट्रांसफर द शेयर्स आफ्टर इनकम जनरेट, नो, रिस्ट्रिक्शन है। वही दो लाइनें हैं जो सवाल में थी असलम वाले में, पढ़ लो। जमीर हैड रिसीव्ड 15,000 शेयर्स, मालिक बन गया। पास पेपर क्वेश्चन पेज 368। जमीर हैड रिसीव्ड 15,000 शेयर्स ऑन इनकम दिसंबर 2006 अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ही हैड द ऑप्शन टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑन आफ्टर इनकम जनरेट, नो। तो बोलो ये शेयर रिस्ट्रिक्शन वाले हैं बिना रिस्ट्रिक्शन के? रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शन भी है कोई 3 साल 1 महीने की रिस्ट्रिक्शन है। However, he sold the shares on Yekam April 10, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद। हाँ, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद उसने बेचे, अच्छा बच्चा है। फेयर वैल्यूज दी है तीनों दिनों की। कॉस्ट ऑफ शेयर बताओ। ये मैं क्यों इसको वर्स्ट सवाल कह रहा हूं, अवॉर्डेड क्लास लिख देता ना तो बात आसान हो जानी थी, गिफ्टेड क्लास भी लिख देता तो आसान हो जानी थी, रिसीव्ड क्लास लिखा हुआ है यार। अब मैं क्या करूं, रिसीव 15,000 शेयर्स, आगे लिखो ₹4 अब मैं क्या करूं, फेयर वैल्यू पे तो नहीं खरीदेगा प्लीज यार प्लीज, वो पागल नहीं है जमीर, पागल है, बोलो जमीर पागल है? पागल तो नहीं है जमीर कि फेयर वैल्यू पे उसका जमीर जाग रहा है। तो जमीर देखो ना यार, कॉस्ट ऑफ शेयर नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो ही रिसीव 15,000 शेयर्स, रिसीव का मतलब है कि आप एम्प्लॉयर के पास गए, एम्प्लॉयर ने कहा यार यार 15,000 शेयर ले जा यार, जा 15,000 शेयर में से एक शेयर भी आपको काट ले तो, शेयर नहीं शेयर। जमीर हैड रिसीव 15,000 शेयर्स, ₹4 लिख लो, ₹4 ऑफ WPL अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, और रिस्ट्रिक्शन वाले हैं बिल्कुल 100% यही सिनेरियो जो अभी किया, लेकिन इसमें 1 साल में सब कुछ नहीं हो रहा, इसमें ये सारी बातें 3-4 सालों में मिक्स करके हो रही हैं। बहरहाल कुछ भी नहीं, देखो जाकर डायग्राम इसकी भी बनाई होगी मैंने, बनी हुई है ना, बस ठीक है, इसको खुद ही करना ट्राई। चैप्टर 19 का सवाल है, आओ यार सैलरी के चैप्टर में। इनकम फ्रॉम सैलरी बोलो, सैलरी। अच्छा जी, चलें जी आगे चलें, इजाजत है, कुछ कहोगे तो नहीं? चलो गुड। इनकम सैलरी के चैप्टर में यार चलो नजर मारो क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, डेफिनेशंस हो गई, हो गया। हाँ यार ये पेंडिंग का पेंडिंग नहीं रहा है, पॉइंट 4 पढ़ो। आपको जो प्रोविडेंट फंड से पैसे मिले हैं ना, अगर ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है तो है, अगर ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है तो टैक्सेबल है। तो भाई फिर ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है, याद रखना, फिर ये एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट है। ये असल में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, यहां अंदर खाते में चुप करके अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, ये अनरिकॉग्नाइज्ड की बात कर रहे हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपको याद है,
उसमें जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता था उस पे टैक्स नहीं होता था, एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट पे टैक्स होता था। चलो जी आगे आगे मूव करो भाई, सब हो गया। ये तो वैसे ही यार, वो ये मैंने पेंडिंग लिखवाया हुआ है, पेज 105 के टॉप पे, ये न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा। चलो ओवर, चैप्टर 1 निकालो। अब हम न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे ईद के बाद ना, चैप्टर्स को मिक्स करके ना न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ये 17 तारीख को है ना आपका, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा उसका सिलेबस, असेसमेंट है उसी तरह, कोई 30-35 नंबर की होगी, न्यूमेरिकल होगा मिक्स करके एक, उसे फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे। हाँ बोलो यार, कौन सा चैप्टर शुरू करना है? चैप्टर 1। जरा पॉज करो वीडियो में, इसको कॉपी कर रहा हूँ चैप्टर को। चैप्टर 1 में आप चैप्टर 1 में आ जाए, फिर किताब का पेज 1, ओए होए होए, किताब का पेज 1, टैक्स। टैक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज, टैक्स इज कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी, अंडरलाइन करो, कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल बाय गवर्नमेंट। हुकूमत कहती है आप अपना शेयर, हर इंडिविजुअल को कहती है आप अपना शेयर जमा करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान में हम आपको बहुत सी सहूलतें दे रहे हैं, तो जो हम अपना शेयर जमा कराते हैं इट इज कॉल्ड एज टैक्स। टैक्सेशन इज कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल बाय गवर्नमेंट, हुकूमत हमसे हमारा हिस्सा ले लेती है अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ होता है डंडे के जोर पे। टैक्स इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू, जाहिर बात है हुकूमत ने टैक्स हमसे लेके क्या करना है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ टू प्रोमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस, और हमारे टैक्स से फिर हुकूमत लोगों की मदद करती है। यार नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन का क्या मतलब है भाई? टैक्स का मेन मकसद है रेवेन्यू जनरेट करना। एफबीआर वाले जो आजकल लगे हुए हैं क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू आए हुकूमत के पास, पैसा आए, लेकिन नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ये जरा ये वाली बातें छोड़ना, इनको जरा छोड़ो, ये जो 3 बातें हैं। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जरा पढ़ना शुरू करो मेरे साथ, 12 हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, 12 हैं। इसकी मिसालें लिखवाते रहना। गवर्नमेंट कैन एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशंस। क्या? एग्रीकल्चर। अगर हुकूमत एग्रीकल्चर इनकम माफ की हुई है तो लोगों ने माल्टों के बागों पे बाग लगाए हुए हैं। अच्छा, बाय चार्जिंग हाई रेट टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट्स गवर्नमेंट कैन इंकरेज लोकल परचेज। इंपोर्टेड कार्स आपको पता है क्यों महंगी हैं? क्योंकि उन पे ज्यादा टैक्स लगता है, इसलिए लोग लोकल गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं। टैक्सेस कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान में हर बंदे के पास इक्वल वेल्थ है? इन इक्वालिटी है, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, तो अमीरों से क्या कहते हैं टैक्स लेके गरीबों को हुकूमत देती है, इस तरह इन इक्वालिटीज खत्म हो जाती हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या, उसको छोड़ो, लॉ पढ़ो इस वक्त। टैक्सेस कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये फिक्रा समझ लो, कोई मसला है तो पूछ लो। पता नहीं बच्चे क्यों बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वाला फिक्रा पूछते हैं, सर ये समझ नहीं आता। टैक्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसों की जो लोगों में तकसीम है वो इक्वल नहीं है, तो इसको खत्म करने के लिए जो है हुकूमत टैक्स लगाती है, फिर इक्वली लोगों में पैसा अमीर से गरीबों के हाथों में चला जाता है। इक्वल फिर भी हो नहीं पाता, लेकिन बस एक बात की है उसने। अगली वही बात है, टैक्स प्रिवेंट्स वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ऑफ रिच। अमीरों से पैसा निकल जाता है, गरीबों के पास चला जाता है। थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन इनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। हुकूमत टैक्स के जरिए इन्फ्लेशन रोक सकती है। ये जो लोग अक्सर कहते हैं पेट्रोल पे हुकूमत टैक्स कम कर दो, यार हुकूमत पेट्रोल पे तुमने टैक्स लगाया हुआ, तुम टैक्स कम करो, पेट्रोल सस्ता हो जाना है। तो थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन इनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। पीएस, ये पेट्रोल पे हुकूमत टैक्स कम कर दे, अगर पेट्रोल पे अगर हुकूमत के पेट्रोल वालों को आप कम टैक्स दिया करो तो फिर हमें भी सस्ता पेट्रोल मिलेगा। लेकिन और अगर किसी एरिया में डिप्रेशन हो, यानी प्राइसेस बहुत ही कम हो गई हो, तो उधर फिर हुकूमत टैक्स बढ़ा के दोबारा प्राइसेस को नॉर्मल कर सकती है।
अच्छा, टू प्रोमोट साइंस एंड इन्वेंशन, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, मिलिट्री डिफेंस। सारी बातें आपको पता है, हम जो टैक्सेस देते हैं उसका अच्छा खासा हिस्सा आर्मी के पास जाता है। हम जो टैक्स देते हैं उसका अच्छा खासा हिस्सा एटम बम बनाने के इस्तेमाल होता है। हम जो टैक्स देते हैं उसका अच्छा खासा हिस्सा अस्पतालों को जाता है। इट इट क्या टैक्स? इट वो जो सर में मारने वाली इट होती है। टैक्स टैक्स कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। इसकी मिसाल दो। अबे सेक्शन 62, सेक्शन 62 में लिखा था इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की कंपनी के शेयर्स में करोगे तो टैक्स माफ होगा। अब्रॉड इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं करती हुकूमत कि मलिक रियाज है, इमरान खान है, वसीम अकरम है, इंजमामुल हक है, वो कहें यार हम तो बाहर की कंपनी के शेयर खरीदेंगे। ये हुकूमत पसंद नहीं करती बात। यार ये पॉइंट 8 जो है ना, बच्चे बड़ा पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं। पॉइंट 8 को मैं टिक कर रहा हूं जरा बार बार। पॉइंट 8 बच्चे बड़ा पूछते हैं, ये आपने मेरे से नहीं पूछना, नहीं पूछना, नहीं पूछना। एक ही दफा बता रहा हूं, एक ही दफा सुन लें, एक ही दफा समझ लें। 12 के 12 पॉइंट बच्चों को समझ आ जाते हैं। पॉइंट 8 कह रहे होते हैं सर जरा दोबारा बता दें। इसको मैं ग्रीन सिग्नल देने लगा हूं, आज के बाद नहीं पूछना। टैक्स कैन बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। असल में उर्दू नहीं लिखते, बात आसान होती है, जो मैं उर्दू बोलता हूं वो लिखते नहीं है। जहां पे उर्दू जरा टफ मैं लिखवा देता हूं, फिर बाद में पूछ रहे होते हैं इसका मसला क्या है। टैक्स कैन बी यूज्ड एज बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। बड़ा कॉमन सी बात है। पाकिस्तान से चाइना बड़े लोग जाते हैं, चाइना से पाकिस्तान बड़े लोग आते हैं। तो ये चाइनीज आए हुए ना आजकल पाकिस्तान, सी पैक और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इनको हमने टैक्स रेट बड़े कम कर दिए हुए हैं। और इसी तरह जब हमारे बंदे चाइना में जाते हैं तो चाइना की हुकूमत लेवल के बंदे कहते हैं चलो यार टैक्स इनको कम कर दो, अदले का बदला। तो इससे क्या होता है कि अच्छे टर्म्स बनते हैं, हैप्पी रिलेशंस, और निगोशिएशंस हमारी बिजनेस की बड़ी आसान हो जाती हैं। तो इधर से उधर बंदे जाएं, हम बड़ा कंफर्टेबली भेजते हैं कि चाइना वाले उनको जरा टैक्स कम रखेंगे। उधर से इधर बंदे आए, बदले में हम भी टैक्स उनको कम रखते हैं। इससे ये होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो अच्छे रवाबित कायम होते हैं। टैक्स कैन बी यूज्ड एज बार्गेनिंग टूल इन निगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। क्या मतलब? जब निगोशिएशन शुरू होती है ना दूसरे मुल्क से, कि आप अपने बंदे इधर भेजो, हम अपने बंदे उधर भेजते हैं। सऊदी अरब वालों से अक्सर हमारा होता है, पाकिस्तान आर्मी के बंदे हमने उधर भेजे होते हैं। तो जब कभी बंदे इधर से उधर जा रहे होते हैं तो बार्गेनिंग के तौर पे टैक्स को यूज किया जाता है। बार्गेनिंग के लिए जो पॉइंट यूज होता है ना वो टैक्स यूज होता है। क्या आप अपने 50 बंदे भेजो, 50 तक बंदे भेज दो, हम उन्हें आधा टैक्स माफ कर देंगे। हम भी अपने 50 बंदे बदले में भेजते हैं उधर तुम्हारे काम के लिए, तुम बताओ तुम कितना टैक्स माफ करोगे। वो फिर सोच के बताते हैं हमें तो इतना बड़ा खाएगा, फिर बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। तो जब कभी कोई ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही हो, चीजें खरीदना बेचना और प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हो मुख्तलिफ मुल्कों में, तो उसमें टैक्स को बेस बनाया जाता है और टैक्स को बेस बना के नेगोशिएशन की जाती है। टैक्स कैन बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या होती है? दुकान पे जाके जो आप बहस करते हो उसे बार्गेनिंग कहते हैं। तो टैक्स इज यूज्ड एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। बस इससे ज्यादा और क्या है। अच्छा यार, वो एक प्रोविजन याद है कि लोन अगर कैश में मिल जाए तो अदर सोर्स में जाता है। 4 पॉइंट है, लोन, गिफ्ट, एडवांस, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो वो राइस कैंटीन ओनर जो है लोन ले रहा था, कभी स्टूडेंट से कभी टीचर से, एनटीएन, नॉट हैविंग एनटीएन। तो लोन कैश में मिलना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। तो इससे डॉक्यूमेंट नहीं होती इकोनॉमी। हाँ, इससे डॉक्यूमेंट नहीं होती इकोनॉमी। यही तो फटे पड़े हुए हैं। शिवाज शरीफ कह रहे हैं मैंने कैश दिया हुआ मरियम नवाज को। अब वो कैश दिया हुआ है, अब हुकूमत कह रही है सबूत दो। अगर वो बैंक से ट्रांसफर हुआ होता तो फटा ही ना होता। तो टैक्स लॉज कैन बी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। टैक्स लॉज किस लिए यूज होते हैं? क्या मतलब? एनी अमाउंट ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल विल बी एज्यूम्ड एज इनकम। डीम्ड का क्या मतलब है? एज्यूम्ड एज इनकम। कोई अमाउंट अगर बैंकिंग चैनल के अलावा ट्रांसफर की जाए तो उसे इनकम बना दिया जाता है। इसकी क्या मिसाल है? कैश लोन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। गवर्नमेंट कैन डिस्करेज यूज ऑफ हार्मफुल गुड्स बाय लेविंग हेवी रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन सर्टेन सेक्टर्स। सिगरेट, उतनी स्पेलिंग क्या सिगरेट के? सिगरेट के ऊपर हुकूमत टैक्स ज्यादा लगा दे, फिर लोग कम पिएंगे। एक सिगरेट सोचो 200 रुपए की हो जाए, लोग पिएंगे नहीं। पिएंगे, फिर भी पिएंगे, नहीं पिएंगे महीने में एक, मोबाइल के कार्ड की तरह डलवाएंगे। पॉइंट 11, टैक्स कैन बी यूज टू डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर्स। अनडिजायरेबल सेक्टर्स में दोबारा सिगरेट लिखो, कोई मसला नहीं। हार्मफुल भी है सिगरेट, अनडिजायरेबल भी है। गवर्नमेंट कैन इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स। इसकी तो मिसाल है, फुल टाइम टीचर को अगर रिसर्च कर रहा हो यूनिवर्सिटी में, याद है फुल टाइम टीचर रिसर्च कर रहा हो
तो उसको मेरे ख्याल से टैक्स माफ होता है 25% है, 25% टैक्स माफ होता है। लिख लो फुल टाइम टीचर अलाउंस। अच्छा, ये जो सारे मकासद हैं, इनमें हुकूमत का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना है या नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं? नॉन रेवेन्यू क्या मतलब? हुकूमत का मकसद है कि हार्मफुल चीजें लोग इस्तेमाल ना करें। हुकूमत का मकसद है कि लोकल चीजें बाय करें। मुख्तलिफ किस्म की बातें हमने की ना बीच में। हुकूमत का मकसद है कि गरीबों के हाथ में पैसा जाए अमीरों से निकल के। तो इस सारे से मकसद हुकूमत का रेवेन्यू कमाना नहीं है, और भी मकसद है हुकूमत के, रिफाह आमा जिसे आप कहते हो। अच्छा, अब वापस आ जाओ वहां पे। वो क्या मुहावरा है यार उर्दू में, जिथे दी, चलो छोड़ो, वापस आ जाए वहीं पे। द मेन मकसद ऑफ द टैक्स इज टू कलेक्ट रेवेन्यू। कहता है ये बात मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमतें टैक्स लगाती हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। द गवर्नमेंट लेवीज टैक्स टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। आमतौर पे हुकूमतें ये ऑब्जेक्टिव लगाती हैं, टू कलेक्ट रेवेन्यू। ये मेन ऑब्जेक्टिव, ये नॉन रेवेन्यू मकसद नहीं है, रेवेन्यू है। टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट। टैक्स इज टूल फॉर इंप्लीमेंटिंग इट्स पॉलिसीज। हुकूमत टैक्स से पैसा इकट्ठा करके अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। इससे भी मकसद पैसा इकट्ठा करना ही है। और टैक्स इज यूज्ड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। माना ये नीचे भी लिखा हुआ था, ये उसने ऊपर दोबारा लिख दिया है, इसको काट दो बल्कि यहां से। ये तो एक तरह का नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, नीचे फिर मिक्स हो जाएगा। तो कहते हैं असल में टैक्सेस इन एक दो मकसद के लिए लिए जाते हैं, लेकिन इन एडिशन टू फाइनेंस गवर्नमेंट खर्चे, गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने के अलावा टैक्स को यूज करती है टू कैरी आउट सर्टेन नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये लफ्ज आता है पेपर में, नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज फॉलोज। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स का मुश्किल से नाम बताओ। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट रिफाह आमा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये जो इक्तसादी जिसे आप कहते हो, पैसों की तरक्की हो पाकिस्तान में। तो बहरहाल पेपर में नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के नाम से आता है। मेन हेडिंग को ग्रीन सिग्नल लिखवा दो। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स, ये 12 हैं। कितने हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स? 12। अच्छा यार, ये ना याद करना है, डब्बे में है लेकिन ये याद करना है। सैलरी पर टैक्स लगाने का हुकूमत का क्या मकसद है? रेवेन्यू कलेक्शन। मनी ट्रांसफर्ड नॉट थ्रू बैंकिंग चैनल इज कंसिडर्ड एज इनकम। लोन, इसका मकसद हुकूमत का क्या? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स, मूवेबल एसेट्स, पेंटिंग, ज्वेलरी, मूवेबल एसेट्स लिख लो, पेंटिंग ज्वेलरी बेची, तो इस पे हुकूमत का क्या मकसद है टैक्स लगाने का? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पेंटिंग ज्वेलरी अमीर लोग बेच रहे हैं, टैक्स लगाएं इस पे ताकि गरीबों के पास पैसा जाए। हाई टैक्स इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स पे क्यों लगता है? लग्जरी गाड़ियां होती हैं करोड़ों की, उन पे हाई टैक्स क्यों लगता है? ताकि इंपोर्ट्स रिड्यूस हो सके। इंपोर्ट्स अच्छी चीज नहीं है, बाहर की चीजें पाकिस्तान आई हो, लोकल चीजें होनी चाहिए हमारे पास। अलाउइंग रिसर्च एज एन एक्सपेंस। अगर बिजनेस के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसर्च खर्चा है बिजनेस का, फिर तो लोग रिसर्च शौक से करेंगे। अगर आप बिजनेस का खर्चा रिसर्च को मान लो तो रिसर्च तो लोग शौक से करेंगे, प्रमोशन ऑफ रिसर्च। अच्छा, अगर हुकूमत एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट कर दे, इससे क्या फायदा होगा? एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगी। अच्छा, ये जो सेक्शन 61 है, इसका क्या फायदा है? ये जो डोनेशंस वाला सेक्शन है, इसका क्या फायदा है? प्रमोट कल्चर ऑफ डोनेशन। अच्छा, ये टैक्स रेट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के आगे लिख लो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सेक्शन 62, इसका क्या फायदा है? प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनीज। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स आजकल हुकूमत ने माफ की हुई है, इससे क्या फायदा है? प्रमोट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। नोट स्टूडेंट्स शुड मेमोराइज इट। ये नहीं याद करना, बस ऑब्जेक्टिव्स याद करने हैं, ये पेपर में दिए होंगे, ये आपने लिखने होंगे। चलें आगे। यार बाबा जी आदम स्मिथ का नाम सुना हुआ है? एडम स्मिथ। और इनकी एक किताब थी कौमों के पैसे, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो आदम स्मिथ एक बाबा जी थे, इन्होंने एक मशहूर किताब अपनी लिखी थी कौमों के पैसे। उसमें इन्होंने मुख्तलिफ कैनन्स बताए थे। ये कैनन्स चैप्टर 3 में कवर हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये कैनन्स यहां से पढ़ने नहीं चाहिए। मैं चैप्टर 3 का वेट कर लेता हूं, जहां हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैनन पता नहीं क्या होता है, शायद वो कैन होता है बोतल वाला, पता नहीं कैनन क्या होता है, छोड़ो। टैक्स एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट, टैक्स एज मीन्स फॉर, यार बातें वही हैं, घुमा फिरा के कर रहा है। उधर लफ्ज लिखा था नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, इधर लिखा हुआ टैक्स एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट। टैक्स मुल्क की तरक्की में कैसे मदद करता है? नंबर 1 पढ़ो,
टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट प्रमोट एग्रीकल्चर। एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? माल्टे लगाना, ये लगाना, ये सब माफ है टैक्सेस पे। चैरिटीज कैन बी इनकरेज बाय प्रोवाइडिंग टैक्स क्रेडिट ऑन देम, ये कौन सा सेक्शन है? 61। लिखते जाओ। इंपोजिंग हाई कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, वही बातें जो मैंने ऊपर पढ़ी हैं, रेपिटेशन है सारी। इंपोजिंग हाई कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम्स विल इनकरेज लोकल मैन्युफैक्चरिंग। टैक्सिंग रिच एट हायर रेट एंड लो इनकम ग्रुप एट लोअर रेट। पेज कौन सा है? पेज टेबल 1 वाला 30 है, 31 है? पेज 30। पेज 30 पे जाके चेक कर लेना, 0 से 4 लाख वाले का टैक्स 0 है। खोलो पेज 30। पेज 30 खोल के 30 नजर मारो टेबल पे, नजर मार ली, नजर मार के इंग्लिश पढ़ो। अब ये नहीं, इधर ये इंग्लिश पढ़ो। टैक्सिंग रिच एट हायर रेट, जाके बताओ सबसे हायर रेट क्या है अमीरों के लिए? 6 मिलियन से बड़े वाले का 35%। हाँ हाँ, और लो इनकम ग्रुप पे लोअर रेट है, वो 0 से 4 लाख वाले का 0% है। तो इसकी मिसाल है पेज 30। टैक्सिंग रिच एट हायर रेट एंड लो इनकम ग्रुप एट लोअर रेट। ये टैक्स फ्री जोन्स क्या होते हैं? ऐसी दुनिया जहां पे टैक्स नहीं लगता। ये पाकिस्तान में है, सियालकोट में, जहां से एक्सपोर्ट्स हो रही है, फुटबॉल्स बन के जा रहे हैं बाहर के मुल्कों में और इधर, तो ये टैक्स फ्री जोन्स हैं। तो इस जोन की डिमार्केशन होती है, हुकूमत आती है, इस एरिया में अगर आप आके फैक्ट्री बना लें और बैट बनाएं, बॉल बनाएं और बाहर के मुल्कों में बेचें, किट्स बना के बेचें, तो हम आपको टैक्स माफ करते हैं। तो टैक्स फ्री जोन बनाने से मुल्क डेवलपमेंट की तरफ जाता है। पढ़ो। गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन्स। फिर उन एरियाज में आपको अगर आप फैक्ट्री बनाएंगे तो क्या नहीं देना पड़ेगा? टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल जोन्स एंड इकोनॉमिक जोन्स टू प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स टू सच एरियाज। उससे उन एरियाज को टैक्स इंसेंटिव मिल जाता है, बड़े खुश होते हैं वो एरियाज वाले। इट विल इनकरेज बिजनेस कंसर्न्स टू एस्टैब्लिश बिजनेस यूनिट्स दैट विल ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस कंसर्न्स कौन कौन से होते हैं? फैक्ट्रीज वगैरह, उधर जाते हैं, उधर जाके बिजनेस यूनिट्स बनाते हैं और उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स, ये कौन सा सेक्शन है? इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट, ये कौन सा सेक्शन है? जाके खोलना जरा। वो जो लंबा सा था ना, सेक्शन 64B था, पता नहीं क्या था। टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर नहीं, एक इसमें वो भी था ना 10% प्लांट की कॉस्ट का। ये देखो 64B, 64B नहीं 65B, ये जो प्लांट की कॉस्ट का 10% और 20% हम करते थे। पेज 68 सेक्शन 65B यार। पेज 68 पे देखो, सेक्शन 65B। प्लांट खरीदने पे आपको टैक्स माफ होता है। मिल गया? सेक्शन 65B। चलो जी आगे। काइंड्स ऑफ टैक्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस, काइंड्स ऑफ टैक्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। ये क्या है? काइंड्स ऑफ टैक्सेस और स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब है फ्लैट टैक्स। ये डिविडेंड का टैक्स रेट क्या है? डिविडेंड का 15%। अगर आप लाख रुपए डिविडेंड कमाओ तो 15% रेट है। अगर आप करोड़ रुपया डिविडेंड कमाओ तो भी 15% रेट है। रेट अगर आप 10 अरब डिविडेंड कमाओ तो रेट 16% हो जाएगा, रेट 15 ही है। इसे कहते हैं फ्लैट टैक्स। क्या कहते हैं? फ्लैट टैक्स। यानी रेट बदलता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो अमाउंट तो बदल जाएगी ना, ज्यादा पैसे, लेकिन रेट नहीं बदलेगा, 16-17% नहीं हो जाएगा। It is a tax where the rate of tax is fixed.
fixed. A fixed rate is applicable on the person's income whether the income is high or whether the income is low. Fixed tax है भाई, लगा बंदा, पक्का tax rate है. Under this system, people who earn more not charge at high percentage. आगे काट दो. Are not charged at higher percentage. Higher percentage नहीं लगेगी. Percentage क्या है? 15%. Progressive tax है अगला. इसकी मिसाल है पेज 30. वो जो भी आप देख के आए हो, टेबल 1. It is a tax, बोलो. It is a tax in which the tax rate increases. जिसमें tax rate बढ़ जाता है as the income increases. A progressive tax takes a larger amount of tax from high income group. अमीरों से ज्यादा टैक्स लेता है as compared to low income group. गरीबों से कम टैक्स लेते हैं. This tax proportionately equal to the person's status in society. ये वही पेज 30. अच्छा, ये रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ये समझ आ गया ना? अमीरों से ज्यादा, वो जो 0 से 4 लाख वाले तो गरीब हैं, उन पे 0% और वो मैक्सिमम 35% तक जा रहा है. रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स, यार ये बड़ा मजे का टैक्स है, ये जरा देखना यार, आप भी समझो. रिग्रेसिव टैक्स, कोई मुल्क है, उन्होंने कहा है जो बंदा 0 से लेके 6 लाख तक कमाएगा वो देगा 30% टैक्स, और जो 6 लाख से 12 लाख कमाएगा वो देगा 15% टैक्स, और जो बंदा मोर देन 12 लाख कमाएगा, मोर देन 12 लाख, तो उसका टैक्स माफ कर देते हैं. गरीबों ने 30% टैक्स देने और अमीरों ने देना ही नहीं. ये कौन सा मुल्क है, जरा जाकर ढूंढना. अमीरों ने टैक्स ही नहीं देना और गरीब बेचारा थोड़े से लाख 2-3 कमा ले, आजा भाई उसमें से 30% हुकूमत को दे दे. ये कौन सा टैक्स है? प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव? ये मेरे ख्याल से उल्टा बनेंगे पेज 30 के रेट्स. पेज 30 के रेट्स को उल्टा दूंगे तो ऐसे बनेगा. ऐसा पॉसिबल है वैसे किसी मुल्क में हो? ऐसा पॉसिबल होता है इस मुल्क के लोग बहुत सुस्त हों तो हुकूमत कहती है जो बहुत ही सुस्त लोग हैं ना, लाख 2-3 कमा रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे, मेहनत ही नहीं कर रहे, वो 30% टैक्स हमें दे दें. थोड़ा सा दिन रात एक करके ये एफर्ट लगाए ना, और 7 लाख अगर ये 6 लाख 8 लाख 9 लाख कमाने लग जाए ना, फिर हम इनका टैक्स अदा कर देते हैं. और अगर बहुत मुल्क को फायदा पहुंचाएं, दिन रात एक करें, 18-18 घंटे काम करें और 12 लाख से ऊपर कमाएं, तो जाओ यार, तुम्हें सारा टैक्स माफ है. तुम हमारे मुल्क को वैसे ही इतना फायदा पहुंचा रहे हो कि तुम्हें सारा टैक्स माफ करते हैं. तो टैलेंट्स को इंकरेज करने के लिए कुछ मुल्कों में हो सकता है, पता नहीं किसी में है या नहीं, ये मुझे इससे कंसर्न नहीं. हम तो बस पढ़ रहे हैं कि ये भी एक असूल है टैक्स लगाने का. नहीं, इसको लिख लो. टैक्स हेवंस कहते हैं टैक्स बिल्कुल माफ है. इन मुल्कों में टैक्स लगता है. टैक्स हेवंस का होते हैं हर बंदे से 0% टैक्स लिया जाएगा. चलें जी, पढ़ो यार, ये क्या है? रिग्रेसिव टैक्स. रिग्रेसिव टैक्स, इट इज अ टैक्स विद द टैक्स रेट डिक्रीजेस. जहां टैक्स रेट कम हो जाए एज द अमाउंट ऑफ इनकम इंक्रीजेस. उल्टा है. एज द अमाउंट ऑफ इनकम इंक्रीजेस द टैक्स रेट डिक्रीजेस. The higher income group, अमीर लोग, pays less in taxes than lower income group. Regressive tax put more burden on poor. गरीबों पे. और पुअर से मुराद मेरे ख्याल से तो अनटैलेंटेड लोगों की बात कर रहा है, ये जो कमा ही नहीं सकते बेचारे, पुअर. सेल्स टैक्स यार उसका तो फिक्स रेट है, फ्लैट 17%. हाँ नहीं, वो सेल्स टैक्स में फिर बात करेंगे, उसको छोड़ो. अच्छा यार, ये क्या है अगली हेडिंग? प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स. टैक्स लगाने के बुनियादी असूल. प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स लगाने के असूल. बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल. पहले मैं ये दोनों पढ़ा दूं आपको, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल. एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की मिसाल है पेज 30.
बगैर पढ़े मुझे समझाओ क्या मतलब। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की मिसाल है पेज 30। यार 0 से 4 लाख जो कमा रहे हैं उस बेचारे की एबिलिटी नहीं है पे करने की, कहां से हुकूमत को टैक्स दे, उसको हुकूमत ने टैक्स माफ किया हुआ है। एबिलिटी टू पे, इसकी मिसाल है पेज 30। या वो जो जिसे अभी हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेस पढ़ा है वो इसकी मिसाल है। टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, इट मींस दैट पर्सन हु इज अर्निंग मोर इनकम शुड पे मोर। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स आर एन एग्जांपल ऑफ इट। आगे बढ़ो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ये कहते हैं, इट सेज दैट इनकम्स एंड ट्रांजैक्शन शुड बी टैक्स्ड एट अ फिक्स रेट। इसकी मिसाल है डिविडेंड at the rate of 15%. It says that incomes and transactions should be taxed at fixed rate. Therefore, people who are earning more income shall pay more tax, but not at higher rate. रेट 16% नहीं होगा डिविडेंड का, रेट 15 ही रहेगा। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या है? बेनिफिट प्रिंसिपल की मिसाल है मोटरवे का, क्या कहते हो, टोल टैक्स। मोटरवे का टोल टैक्स क्या मतलब? मोटरवे का टोल टैक्स एक बेनिफिट प्रिंसिपल है। अच्छा, मैं कहता हूं यार मैंने तो मोटरवे पे जाना ही नहीं, तो मुझे तो मोटरवे का टोल टैक्स पे ही नहीं करना। आप कहते हो यार मैंने जाना है पिंडी तक, आपको 800 रुपया पे करना पड़ेगा। एक बंदा कहते हैं मैंने जाना है लाहौर से पिंडी नहीं, लाहौर से मर्दान, उसे 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। एक बंदा कहते हैं मैंने लाहौर से कराची जाना है मोटरवे के ऊपर, उसे 3000 रुपया पे करना पड़ेगा। द वन हु इज गेटिंग मोर बेनिफिट विल पे मोर। कुछ मुल्कों में ना लाइब्रेरीज वगैरह पे भी होता है, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है, वो भी एक इसने मिसाल दी हुई है। दिस प्रिंसिपल सेज दैट, बेनिफिट प्रिंसिपल पढ़ा हूं, दिस प्रिंसिपल सेज दैट टैक्सेस शुड बी भाई सीधे तरीके से इंग्लिश पढ़ते हैं। दिस प्रिंसिपल सेज दैट टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन बेनिफिट्स रिसीव्ड। It means that those who receive the greatest benefit from the government projects should pay the most taxes. आप रिकॉर्डिंग करते करते खड़े क्यों हो गए हो? The benefit principle is commonly used for highways, libraries, etc. ये etc क्या होता है? Etc. ठीक है जी, चलें। यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। सर अगर तो हम बैठे होते ना क्लास में, तो फिर हम आपको बता देते कि 2 सफ़े पूरे होने वाले हैं, खुदा के लिए बस कर दें, लुट होती है एक चीज की। तो चलो मैं तो फायदा उठाऊं ना बैठे होने का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, इतना सा पढ़ते हैं, ठीक है, काफी है। ये चीजें ना एक रीडिंग आपने देनी है, लेकिन यार याद रख लेनी है, क्योंकि पहले 3 चैप्टर में से 10 नंबर का सवाल आता है, और ये ना मुफ्त के मार्क्स होते हैं, तो इसलिए ईद से पहले आपको पढ़ा दिया, ताकि जरा ईद के दिनों में ना इसको रिवाइज कर लेना अच्छी तरह। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। टैक्स लॉज में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एडमिन कॉस्ट शुड बी लो। एडमिन कॉस्ट का क्या मतलब है? एफबीआर के एक्सपेंसेस। ऐसा ना हो कि एफबीआर के अंदर आपने जो है वो इंपोर्टेड टाइल्स लगाई हो, एफबीआर के दफ्तर आप जाएं और जबरदस्त किस्म के बड़े बड़े बम्बास्टिक सेंट्रली एयर कंडीशन सिस्टम चल रहे हो, और एफबीआर के कमिश्नर को जो कुर्सी दी हो वो 2 लाख रुपए वाली कुर्सी हो जबरदस्त तरीके से, वो तो ये तो यार एफबीआर के खर्चे इतने बढ़ जाएंगे, आपको क्या फायदा होना है? एडमिन एंड कंप्लायंस कॉस्ट शुड बी लो, तो लिखो एफबीआर एक्सपेंसेस शुड बी लो। एफबीआर एक्सपेंसेस शुड बी लो, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जाहिर बात है अच्छा सिस्टम चलाने के लिए खर्चा तो आपको एफबीआर वालों को, कमिश्नर को अच्छी तनख्वाहें भी देनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा, फिर एफबीआर वाले मोटिवेट होंगे, लेकिन जिस हद तक खर्चे बचा सकें फजूल खर्ची ना करें। इट से क्या मुराद है? टैक्स लॉ। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल इन टू द टैक्स पेयर। अच्छा, हमारे वाला लॉ अंडरस्टैंडेबल है? जो हमारी किताब है हमारे सिलेबस में अंडरस्टैंडेबल है? चलो ठीक है, फिर सिलेबस खत्म हुआ, मैं जा रहा हूँ। यार ये पकड़ नहीं अंडरस्टैंडेबल तो जाना पड़ता है। मैंने कहा यार हद होगी, अंडरस्टैंडेबल है तो सिलेबस खत्म हुआ, जाओ बाकी खुद ही करो। अच्छा, अच्छे लॉ की एक निशानी है कि वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अगर वो अंडरस्टैंडेबल हो तो लॉयर्स की दुकानें भी बंद हो जाएंगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुकानें भी बंद हो जाएंगी, फिर लोग खुद ही टैक्स जमा करा दिया करेंगे। जैसे इनकम ऑन प्रॉपर्टी का चैप्टर इतना सा आसान होता, यार जो किराया है उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, उस पर टैक्स दे दो, तो फिर इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर पूरा खत्म। ये अंडरस्टैंडेबल होता है। सैलरी क्या, जो तनख्वाह मिली है उस पर टैक्स दे दिया करें, कोई गाड़ी कोई वो नहीं। पॉइंट 3, द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोपोर्शन टू एबिलिटी ऑफ पेयर, दैट इज इट शुड बी प्रोग्रेसिव इन कैरेक्टर। वही पेज 30
कि जो आपकी एबिलिटी है, जिस हद तक आप पे कर सकते हैं उतना ही आप पे रेट लगाया जाए। अच्छा, टैक्सेस हुकूमत को चेक में लेने चाहिए, नहीं चेक तो डिसऑनर हो जाते हैं। अच्छा लॉ पता क्या होता है? टैक्स शुड बी पेबल इन कैश। टैक्स शुड बी पेबल इन कैश। इट मींस दैट पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। चेक नहीं एक्सेप्ट करने चाहिए हुकूमत को। ये अच्छे लॉ की निशानी है। अच्छा, ऐसी चीजों को आप कैसे याद करते होते हो यार? ऐसे याद करते होते हो घर में? एडमिन कॉस्ट शुड बी लो, अंडरस्टैंडेबल, इसी तरह ना एक एक लफ्ज हाईलाइट कर लेते हो। प्रोग्रेसिव इन नेचर, पेबल इन कैश, और फिर क्या करते हो? फिर आप देखते हो एडमिनिस्ट्रेशन का ए उठाऊं, अंडरस्टैंडेबल का यू उठाऊं, प्रोग्रेसिव का पी उठाऊं, और कैश का सी उठाऊं, ओपक, ये ओपक बन गया। इस तरह याद करते होते हो? इस तरह कर लिया करो, ये ओपक, ठीक है? तो इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्रोनिम बनाना। तो मोटे मोटे अल्फाज बीच में से याद कर लिया करो। पॉइंट 5, इट शुड बी वॉलंटरी इन नेचर। टैक्स जमा कराना वॉलंटरी होना चाहिए, जिसका दिल चाहे जमा करा दे, नहीं दिल चाह रहा तो खैर है। नहीं, इट शुड बी मैंडेटरी इन नेचर। इट शुड बी मैंडेटरी इन नेचर। तो कौन सा लफ्ज अंडरलाइन करने वाला है यहाँ? हाँ, इट नहीं, अब इट अंडरलाइन ना कर देना, इसको भी आप इसका एक्रोनिम बनाया हो, इट। इट शुड बी मैंडेटरी, पेमेंट शुड नॉट बी वॉलंटरी। वही बात लिखी हुई आगे, काट दो, डबल बात कर रहा है। यानी कि इट शुड बी रेड मींस इट शुड नॉट बी वाइट। तो पागल, रेड बता दिया ना तूने। तो टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट कन्वीनियंट टाइम फॉर टैक्स पेयर्स। यार एफबीआर वाले टैक्स लेने अफ्तारी से पहले आते हैं या रात को जब बंदा सोया होता है आते हैं टैक्स लेने? नहीं, कन्वीनियंट टाइम से ज्यादातर मुराद है कि 30 जून 2012 का टैक्स मैंने आपको बताया हुआ है, आपने जमा कराना होता है, भूल तो नहीं गया? 30 सितंबर 12 तक, 30 जून 12 के साल का टैक्स आपने 30 सितंबर 12 तक जमा कराना होता है। 3 महीने एक बड़ा कन्वीनियंट टाइम है, इसमें आप पैसे अरेंज कर सकते हैं। टैक्सेस शुड बी इंपोज्ड बाय पंजाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसे कर लो, टैक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगाना चाहिए। नहीं, स्टेट को लगाना चाहिए, वरना क्रिकेट बोर्ड ने अगर टैक्स लगा दिया तो इंतजाम टैक्स लेने आएगा, आपने को बातों में लगाया, कहना यार मैं नहीं टैक्स दे रहा। टैक्स शुड बी इंपोज्ड बाय स्टेट। टैक्स स्टेट को, आईकैप टैक्स लगाए नहीं, आईकैप क्यों टैक्स लगाए? टैक्स शुड बी इंपोज्ड बाय स्टेट व्हिच हैज द पावर ओवर द पर्सन, जुरिस्डिक्शन से मुराद पावर, व्हिच हैज पावर ओवर द पर्सन टू रिकवर, क्योंकि स्टेट की तो पावर भी है, डंडे के जोर पर रिकवर करेंगे, मार मार के डंडा रिकवर करेंगे। चलें जी आगे बढ़ें। इट इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पस, इट इज लेविड फॉर, ये टैक्स इसलिए लगाना चाहिए ना ताकि इमरान खान नई गाड़ी ले ले, पब्लिक पर्पस के लिए लगाना चाहिए, आम लोगों के फायदे के लिए टैक्स लगाना चाहिए। इट शुड बी फॉर पब्लिक पर्पस। टैक्सेस आर इम्पोज्ड टू सपोर्ट गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स। टैक्सेस आर इम्पोज्ड टू सपोर्ट पॉलिटिशियंस टू सपोर्ट गवर्नमेंट। टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन इनकम्स, ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टीज। ये तो ठीक है, चलो यार बस पास पेपर शुरू करते हैं। तो रिकॉर्डिंग बस करने लगा था ना 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 ना, पास पेपर शुरू करते हैं। 130। अच्छा यार ये हेडिंग रिवाइज करो। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स 12 है। अगली हेडिंग टैक्स एज मींस फॉर डेवलपमेंट, उसका पॉइंट मैंने रखा हुआ 2.1, नंबरिंग दी हुई ना मैंने, क्योंकि ये कोई लॉ तो है नहीं, ये तो ऐसी किताबी बातें हैं। 2.2 काइंड्स ऑफ टैक्सेस या स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस, और 2.3 प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस। बस इतना ही पढ़े हमने। आज पास पेपर्स में। अच्छा यार एक छोटी सी चीज कर लेते हैं ताकि सारे पास पेपर खत्म हो जाए, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ, वो पढ़ाऊंगा नहीं, ये चीज हमारी पेंडिंग होगी। 2.5 कल पढ़ेंगे। ये टैक्सेस ना कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट। बोलो, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं, इनमें फर्क नहीं करते। खैर है, कोई नहीं, आज छोड़ो पड़े। डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से? इनकम टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से? सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, और अगले सफे पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना चैप्टर पढ़ लिया कि सारे पास पेपर कर सकते हैं। मुझे पता है एक दो चीजें छूट गई हैं अभी चैप्टर में, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, लेकिन पास पेपर सारे हो जाएंगे। चलो यार बॉटम से शुरू करते हैं। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स। कहते हैं टैक्स का मतलब तो होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एज। स्टेट एनी 5 वेज बाय व्हिच टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। टैक्स मुल्क की डेवलपमेंट में कैसे यूज होता है? ना नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स नहीं यार, लिखा उसने कुछ और था, आगे सवाल कुछ और पूछा है।
टैक्स मुल्क की डेवलपमेंट में कैसे यूज होता है? हाँ, सवाल पढ़ो ना, सवाल में वो कह रहे हैं टैक्स मुल्क की डेवलपमेंट में कैसे यूज होता है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स लफ्ज नहीं लिखा उसने, तो मैं आखिरी सवाल पढ़ा हूं, आप पहला तो नहीं पढ़े? पहला पढ़े थे, मैंने आखिरी पढ़ा है। कोई नहीं कह रहे यार, क्या हो गया? ठीक है, मैंने आखिरी सवाल पढ़े, मैंने समय लेटेस्ट टाइम से शुरू किया, जो भी मार्च 21 से जो भी थी। ठीक है, तो इसमें क्या जवाब देके आएंगे? 2.1 पेज 2 पे, टैक्सेस मींस फॉर डेवलपमेंट। क्वेश्चन 7, ब्रीफली डिस्कस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, ये ढूंढो यार कितने हैं। हाँ, 2.3 प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स ब्रीफली डिस्कस करने हैं। आगे चलो, ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो फिर मैंने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन अभी पढ़ाए नहीं मैंने आपको, वो ना इधर ही हैं, पेज नंबर 3 पे है ना। अच्छा, ये 6 का भी तो वही है, वो जो अभी मैंने एक डब्बा सा नहीं आपको कहा कि हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम का क्या मकसद है, लग्जरी गुड्स पे टैक्स लगाने का क्या मकसद है, ये पढ़ लेना। इसमें एक दो शायद नई चीज आए, उसको खुद ही क्रैम कर लेना, याद रख लेना। सेल्स टैक्स की एक चीज है असल में, वो ना सेल्स टैक्स में हम पढ़ेंगे, जीरो रेटिंग होती है, जीरो टैक्स लगाना। ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, वही यार पढ़ाई नहीं है मैंने, लेकिन मैंने आपको टिक करा दिया। Taxes are primary revenue yielding tools of government. You are required to state 3 non-revenue objectives. सिर्फ 3 non-revenue objectives. कितने में से? 12 में से, 12 में से 3 पहले सफे पे। वो जो 12 के ऊपर 3 लिखे हुए ना, उनको बस छोड़ो, वो ऐसी तमहीद बांध रहा है। Beside financing government operational expenses, गवर्नमेंट अपने रोजाना के खर्चे पूरे करने के साथ साथ टैक्स को इस्तेमाल करती है एज अ टूल टू कैरी आउट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिस्ट 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, 12 में से। पास पेपर पढ़ के अंदाजा हो रहा है चैप्टर की इंपॉर्टेंस का, जब पढ़ रहे थे तब इतना अंदाजा नहीं हो रहा था, पास पेपर पढ़ के अंदाजा हो रहा है, सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं। 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस बताने हैं यार, कभी डायरेक्ट भी पूछ ले जालिम, 3 अटेम्प्ट से तू इनडायरेक्ट पूछ रहा है, 3 अटेम्प्ट से तो नहीं, 15 में पूछा है, फिर 18 के साल में पूछा। क्वेश्चन 2, स्टेट एनी 5 वेज थ्रू व्हिच टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। बोलो, वही डेवलपमेंट वाला, टैक्सेस मींस फॉर डेवलपमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स इज टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव्स, यानी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। 10 नंबर का सवाल, ये बड़ी आइडियल अटेम्प्ट थी। सितंबर 2014 में ना आईकेएफ ने गलती से कह दिया था कि चैप्टर 1 में से भी 10 नंबर का आएगा, चैप्टर 2 में से भी 10 नंबर का, चैप्टर 3 में से भी 10 नंबर का। तो वो छोटे छोटे चैप्टर 3-3 सवालों के थे, उसमें 30 नंबर के सवाल आए हुए थे। बाद में आईकेएफ को एहसास हो गया कि ये मैंने गलत किया, तो चैप्टर 1, 2, 3 में से अभी इकट्ठा 10 नंबर का सवाल आता है। तो ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर के पास पेपर हमारे खत्म हुए, अब याद करना आपके जिम्मे है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।